मित्रों, मैं हिंदी सुल्तान का बहुत आभारी हूँ कि अव्वल तो उन्होंने मुझे इस पुरस्कार के निर्णायक के रूप में चुना। आमतौर पर इन दिनों मैं निर्णायक होने से इनकार करता हूँ। निर्णायक हुए बहुत 50 साल से हम निर्णायक ही बने हुए तो बहुत हो गया, छोड़ो। पर क्योंकि ये युवाओं का था तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ। मुझे कतई अंदाज नहीं था कि इसका मतलब मुझे 700 कविताएं पढ़नी पड़ती। पढ़ते पढ़ते अधमरा हो गया क्योंकि एक बंदिश थी कि वो 10 तारीख को उसकी घोषणा होनी थी। आपको इसका संदेह नहीं होगा, पर मैं पिछले 70 बरस से कविता पढ़ रहा हूँ और अगर एक मोटा अंदाज लगाया जाए तो मैं करीब 1 लाख कविताएं पढ़ चुका हूँ। तो मैं 1 लाख कविताएं पढ़ा हुआ बूढ़ा। युवा शब्द का इस्तेमाल आजकल ऐसा है कि आप न बताएं तो कोई और बताएगा, क्योंकि लोगों की, जैसा आप जी कह रहे थे, लोगों को ज्ञान तो है नहीं। लोगों को हमने जो युवाओं के आयोजन किए, पहला जो युवा का आयोजन किया, करीब तो हमने 50 लेखकों को चिट्ठियां लिखी, वरिष्ठ लेखकों को, उनसे पूछा आपकी नज़र में कौन से 5 प्रतिभाशाली युवा हैं। 25 ने उसको जवाब नहीं दिया, कुछ ने जवाब दिया, आड़ा टेढ़ा दिया, वारा तो 200 लोगों की सूची बनी। 200 लोगों को तो बुलाना एकदम से संभव नहीं था। हमने एक समूह बैठाया, उसे कहा कि इसको 60-70 पर ले आइए। इसमें से 60 लेखक आए। ये मुक्तिबोध की जन शताब्दी शुरू होने का अवसर था। हमने पहला युवा किया। उसमें शुरू में मुक्तिबोध, क्योंकि मुक्तिबोध की मृत्यु तो 47 वर्ष का पूरे न होने के पहले हो गई, और इसमें मुक्तिबोध, धूमिल और मलयज, इन 3 के छोटे छोटे अंश उद्घाटन सत्र में मैंने स्वयं पढ़े। 2 दिन के युवा और 60 लोगों में से किसी भी युवा ने अपने किसी पूर्वज का उल्लेख नहीं, मुक्तिबोध का भी नहीं किया, मलयज का भी नहीं किया, धूमिल का भी नहीं किया, जिनके अंश हमने शुरू में पढ़े थे। तो जब वो समाप्त हो, आपस में ही एक दूसरे का उल्लेख करते हैं। तो समाप्त हुआ, मैं बहुत शुद्ध था। इन ससुरों का क्यों बनाया? कम पढ़े लिखे लोग और दूसरों को पढ़ना भी नहीं चाह रहे। फिर मेरे सहयोगी वगैरह ने कहा कि साहब कुछ आप, तो फिर हमने उसको एक तरह की कार्यशाला में बदल दिया। अब हम इनको पढ़वाएंगे। तो हर वर्ष हम अब एक नया विषय, नई पुस्तकें तय करते हैं और पढ़वाते हैं। पर ये युवा शब्द का जो इस्तेमाल है, हिंदी आलोचना में सबसे पहले मैंने ही किया। फिलहाल जो 1970 में पुस्तक प्रकाशित हुई, उसमें 5-6 लेख हैं जो युवाओं के बारे में। ये मेरे समय के युवा थे, अब सब बूढ़े हो चुके हैं और उनमें से अनेक तो अब इस संसार में हैं भी नहीं। और इन युवाओं पर लिखते और कौन युवा थे? धूमिल, कमलेश, त्याग शुक्ल, मणिमधुकर, दूधनाम सिंह, जितेंद्र कुमार, नीला, विनोद कुमार शुक्ल, ऋतुराज, सौमित्र मोहन, जगदीश चतुर्वेदी, कैलाश वाजपेयी इत्यादि।
ये सब युवा थे, लगभग मेरी उम्र के थे, मुझसे 1-2 साल ज़्यादा रहे होंगे। पर मैंने इनके बारे में उस समय लेख लिखे, और बल्कि जब ये संग्रह के प्रकाशन का मैंने कभी ख्याल ही नहीं किया था, तब तक नामवर जी ने राजकमल में सलाहकार किया हो गए थे, उन्होंने इसरार करना शुरू किया कि आपके निबंध लिखने होते हैं, इनकी किताब बना। फिर जब वो युवा बहुत था तो उन्होंने कहा इसमें युवा बहुत है। तो हमने कहा हमारे इस पूरी पुस्तक का जो मूल है वो इस धारणा से है कि हमारी अकादमिक आलोचना और जो पेशेवर आलोचना है वो युवाओं को ध्यान में नहीं लेती, इसलिए मैं ही ये काम करने जा रहा हूँ। बहरहाल वो फिर मैंने पहचान नाम की एक पत्रिका है, मेरा कविता संग्रह तो ज्ञानपीठ ने छाप दिया, लेकिन अब तो युवा कवि कविता संग्रह साल में कोई 50-60 तो निकल गया। उस जमाने में तो एक नहीं निकला, न धूमिल का निकला था, न कमलेश, इनमें से किसी कवि का कोई कविता संग्रह तब तक नहीं निकला है। धूमिल और कमलेश दोनों का कोई कविता संग्रह नहीं निकला था, और मैंने उन पर पूरा लेख लिख दिया। तो ये जो, तो मैंने सोचा कि भाई मेरा तो निकल गया, और मेरे जो सहधर्मी हैं, समवयस्क हैं, उनका भी तो कुछ करना चाहिए। तो अब क्या कर सकते? दिनों में कलेक्टर हो गया, तो 400 रुपए पहले जो तनख्वाह मिलती थी वो 900 रुपए हो गई, तो खर्चा तो 400 में चल जाता था, क्योंकि कलेक्टर का बंगला होता है, कुछ आपको बहुत कम खर्च करना पड़ता है। तो मैंने सोचा उनके रविंद्र का गया इलाहाबाद में प्रेस खोल दिया, हमने सोचा एक पत्रिका निकालते हैं, लेकिन वो पत्रिका नए ढंग की, पहचान नाम की पत्रिका निकाली। हर पत्रिका में 5 पुस्तिकाएं होती थी, और बहरहाल 70 से 74 के बीच इसमें 15 युवा कवियों के सबसे पहले कविता संग्रह तैयार, जिसमें विनोद कुमार शुक्ल और विष्णु खरे और चंद्रकांत देवताले, खेल कुमार और कमलेश और कौन विष्णु आगे सब। तो सवाल जो मैं हमेशा पूछता रहा हूं वो युवाओं की जितनी प्रशंसा और जितनी भर्त्सना होनी थी कि हमारे युवकर मित्रों ने कर, तो मैं इससे ज्यादा न तो भर्त्सना करूंगा, न इससे ज्यादा प्रशंसा करूंगा। पर पहला सवाल मैं हमेशा ये कविता को पढ़ने, और कविता कहती क्या है और कविता करती क्या है, ये दो अलग बातें हैं। अच्छी कविता कहती कम है, करती ज्यादा है, और जो कम अच्छी कविता होती है वो कहती ज्यादा है और कर कम पाती है। ये करना क्या है? ये करना वो है जो मसलन जमदग्नि की कविताएं कहते कम है और करते ज्यादा है। यानी अगर आप, मैंने उस समय ये शब्द खोजा था अपने लिए, क्योंकि मैं तो अंग्रेजी का छात्र था, तो मुझे हिंदी के बहुत सारे जो पारंपरिक उस अर्थ में, जिस अर्थ में आपने उल्लेख किया, अकादमिक जगत में जो प्रचलित शब्दावली थी उससे मैं दूर भी रहना चाहता था, और कभी कभी उसका इस्तेमाल करना मंजूरी भी थी। तो मैंने एक शब्द सोचा, चरितार्थ। कविता चरितार्थ क्या है? कहने से नहीं बनेगा, कहने से तो क्रांति नहीं होती, वैसे भी हालांकि लोग ज्यादातर वक्तव्य पाखंड से भरे हैं, तो वक्तव्य को बहुत संदेह की दृष्टि से देखना जरूरी है। हमारे संदर्भ में वक्तव्य जो है, इसलिए कविता कभी कभार वक्तव्य हो जाए तो ठीक है, लेकिन अगर कविता लिखी ही ऐसी जाए कि मुझे वक्तव्य देना है, तो मियाँ तुमको हक क्या है, तुम हो कौन,
सिर्फ इसलिए कि कवि हो इसलिए तुम्हें जीवन जगत पर वक्तव्य देने का हक कहाँ से मिल गया? बहुत सारे लोग जीवन जगत पर फैसला लेने के लिए बड़े अधीर होते हैं। जिंदगी ये कर रही है, जीवन ऐसा है, फलाना ऐसा है, ये सब आपके फैसले के लिए नहीं है। फैसला देना कविता का काम है, बल्कि जो फैसला देता है उसको कटघरे में खड़ा करना कविता का काम है। तो दूसरी तरफ कि हम भूल जाते कविता भाषा में घटती, और भाषा में घटने का मतलब ये है कि उस भाषा की अपनी स्मृतियां हैं, उस भाषा की अपनी कल्पना शक्ति है। वो कल्पना शक्ति हो सकता है आपको अपर्याप्त लगे, और जैसा कहा गया कई उदाहरण से कहा गया जबरदस्ती की कविता में कि आप बोलियों से कहीं और से कुछ शब्द लें, कुछ छवियां लें, तो ये तो अलग बात है। लेकिन भाषा में सब कुछ होना है, और भाषा जो है उसमें कुछ होना इतना आसान नहीं। उसमें वक्तव्य देना तो आसान है, कुछ करना आसान नहीं। ये बात कवि कौशल की, यानी इस समय क्या हो रहा है, जो अगर आप कविता लिखते लिखते फेसबुक पर डालेंगे, पहले उसका एक संस्करण आता है, फिर चूंकि कवि को अपनी अभी मूर्खता में शायद ये लगता है कि इसमें कुछ रह गया या कुछ ज्यादा हो गया तो उसको ठीक करता है, तो वो और खराब कर देता है। लेकिन दोनों की भूरी भूरी प्रशंसा आना शुरू, तो करीब 50, 60, 70, 80 लाइक आ जाते हैं और कभी तो संतोष हो जाता है। हम लोगों ने जब कविता लिखना शुरू किया था, और हम इतने खराब कवि नहीं थे जितना आपको संदेह हो रहा। हम लोगों ने जब कविता लिखना शुरू किया था, मेरे जीवन में मुझे पहला पुरस्कार जब मिला, मेरी आयु 53 वर्ष की, इसके पहले कोई पुरस्कार नहीं। शमशेर बहादुर सिंह हमारे हिंदी के बड़े कवि, उनका पहला कविता संग्रह जब छपा तो उनकी आयु 48 वर्ष की, और यही बनारस में जगत संघधर ने प्रकाशित किया। मुक्तिबोध अपने जीवन काल में वो अपना पहला कविता संग्रह भी प्रकाशित नहीं देख पाए। हम उनका कविता संग्रह उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित कर पाए। तो इसलिए, और इनमें से अनेक मुक्तिबोध पर, मुक्तिबोध को बुलाया गया था, परिमल ने भी बुलाया, नई कविता वालों ने भी बुलाया, संकेत में भी छपे, हंस में भी छपे, ऐसा नहीं था कि उनकी कविताएं नहीं छपी। लेकिन मुक्तिबोध अपने जीवन काल में कुल एक पुस्तक प्रकाशित करता, वो भी इसलिए एक प्रकाशक ने उसकी अकादमिक सफलता की संभावना को भांपते हुए कामायनी एक पुनर्विचार पुस्तक छापी। तो मित्रों, ये सफलता और सार्थकता, इनमें हमेशा दूरी रही है। बहुत सारे लोग बहुत सफल होते हैं लेकिन सार्थक नहीं होते, और कम से कम साहित्य और कलाओं में विफलता का भी बड़ा मूल्य है और बड़ा महत्व। ऐसे बहुत लोग हुए हैं जिनको आप सामान्य जो जीवन जगत के प्रतिमान हैं उनकी दृष्टि से देखें तो आपको वो विफल लगेंगे, लेकिन उन्होंने कविता में या कला में जो किया है वो उनको उनकी विफलता को एक ऐसी आभा देता है जो टाल देगी। इसलिए कविता में विफलता का सम्मान होना चाहिए, उसकी समझ होनी चाहिए,
और सफल होने की हड़बड़ी में मैंने उसमें प्रभाकर राष्ट्रीय पर एक निबंध लिखा था, उसका शीर्षक ही था हड़बड़ी की कविताएं। क्योंकि प्रभाकर राष्ट्रीय जो थे बड़े विद्वान थे वैसे तो, लेकिन हड़बड़ी में बहुत उन्होंने एक उपन्यास लिखा। उस उपन्यास में एक व्यक्ति पार्क में बेंच पर बैठा एक अखबार पढ़ रहा है, तो पूरा अखबार करीब 10 पृष्ठ में अखबार में क्या लिखा है पूरा अखबार ये भी एक प्रयोग है, आप कह सकते। तो यथार्थ का हमारे जीवन में बहुत आतंक है। यथार्थ से आपका क्या संबंध है, कैसा यथार्थ है वगैरह। ठीक है कि यथार्थ कविता से बाहर होता है, लेकिन कविता यथार्थ को कुछ रचती है, वो दिए हुए यथार्थ में कुछ इजाफा भी है। सारा यथार्थ सिर्फ कविता के बाहर दिया हुआ यथार्थ नहीं होता। हम भी कुछ यथार्थ रचते हैं और वो यथार्थ में एक इजाफा है, उसका विस्तार है। क्या आप सोचें कि क्या ऐसी कविता है जो यथार्थ में इजाफा कर रही है? फिर जिसका जिक्र वैसे तो हो चुका, बिना अंतर्ध्वनि के कविता नहीं बनती। यानी एक तो कविता की अपनी ध्वनि है, अंतर्ध्वनि है, जो अंतर्ध्वनि स्मृति से, जाति स्मृति से आती है। कहाँ से आती है? कई बार अष्टभुजन जैसे संस्कृत के अधीत व्यक्ति के लिए वो स्मृति संभवतः शास्त्रीय। मैंने भी थोड़ा बहुत कालिदास को पढ़ा था, तो मुझे बीच बीच में कभी एक बार प्रफुल्ल काष्ठावस्तु एक शब्द पद याद आ गया, मैंने उसका इस्तेमाल कर दिया अपनी प्रेम कविता। कभी देव की कविता याद आ जाती है, और मुझे शायद इसलिए याद आती कि मैं हिंदी का वैध विद्यार्थी नहीं, तो इसलिए मुझे लगता है कि याद आती होंगी। अब ये को याद आती बुद्धिबोध के यहाँ एक बड़ी समस्या जो है, किस तरह की अंतर्ध्वनियां हैं और उन अंतर्ध्वनियों को हम कितना पहचान पाते हैं। हो सकता है कि अंतर्ध्वनि हो और आपको सुनाई न दे, क्योंकि आपके कान अंतर्ध्वनियों के ध्वनि से ही इतने ग्रस्त हैं कि उसमें अंतर्ध्वनि की जगह नहीं है। क्या कविता में भाषा वहां जाने की कोशिश करती है जहां वो पहले न गई? इसका कुछ उल्लेख आशीष भी कर रहे थे कि इन कवियों में से कुछ कवियों के यहाँ भाषा वहां जाती है जहां वो शायद पहले नहीं गई। या किसी वसुंधरा यादव ने इसका उल्लेख किया, जिसने तो बस्तर रहती तो कहीं और है, लेकिन जाति बस्तर है। कविता की हमारे यहाँ तो पारंपरिक रूप से भाषा की कई शक्तियां मानी गई। निरीह अभिधा में कविता करना कभी कभार हो सकता है, सामाजिक दबाव या राजनीतिक दबाव में जरूरी हो, पर निरीह अभिधा की कविता ज्यादा देर खबर की तरह जीवित नहीं रह सकती, क्योंकि खबर जो है वो तो अभिधा है, और खबर ने हमारे कविता की समझ को इतनी बुरी तरह से जकड़ रखा है कि खबर क्या है कि आज प्रधानमंत्री ने एक नया झूठ बोला, जो भी बोला हो, ये सुर्खी होगी और फिर उसका खुलासा होगा कि गंगा के बारे में बोला, कि मछली के बारे में बोला, किसके बारे में क्या बोला। बस शुरू में आपको पता चल गया कि ये बोला। कविता में तो ऐसा नहीं होता। कविता में तो हो सकता है कि अंत तक ही आपको जाके पता ना चले कि कहा क्या गया, क्योंकि कविता में कविता के सच, सारे सच अधूरे होते हैं। वो पूरे तभी होंगे जब एक रसिक या भावक उसमें थोड़ा अपना सच मिलाए। इसीलिए एक कविता की 17 व्याख्याएं हो सकती हैं, क्योंकि हर एक भावक का, रसिक का, पाठक का अलग सच हो सकता है।
तो ये भाषा की शक्तियों का कितना इस्तेमाल हम कर रहे हैं। हिंदी शब्द सागर बनारस से ही प्रकाशित है, उसमें 1 लाख शब्द हैं। अब आप हिसाब लगाइए कि हिंदी भाषा में 1 लाख शब्द हैं। हम उनमें से सामान्य जीवन में शायद 5000 शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। 5000 की ज़्यादा, 3000। अखबारों में और सार्वजनिक माध्यमों में हम 5000 का करते हैं, और बहुत हुआ तो साहित्य में आप कह लेंगे 10,000 का करते हैं, चलिए 15,000 का करते हैं, और दबाव डालेंगे आप तो हम कहेंगे अच्छा 20,000 का करते हैं। तो 80,000 शब्द आपकी भाषा में ऐसे हैं तो साहित्य में कभी आते हैं, इसका कोई उपयोग आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपकी शब्द संपदा क्या है। मैं इसका एक निजी उदाहरण देता हूँ। विश्वामित्र घोष एक पोलिश कवि हैं, नोबेल पुरस्कार वगैरह मिला, उनकी कविताओं का एक पोलिश विदुषी के साथ मिलकर हिंदी में अनुवाद करते। उनकी कविताओं में ईसाई और गिरजाघर की जो सामग्रियाँ होती हैं उनका बहुत इस्तेमाल। तो मैंने सोचा कि इनको तो छोड़ दें, क्योंकि इसको हिंदी में कैसे संप्रेषित करेंगे। तो रेनाता चेकास्का ने कहा जरा शब्दकोश को देख लें। चलिए देखते। मैं बड़ी हैरत में पड़ गया कि उनमें से अधिकांश के लिए हिंदी शब्द शब्दकोश में मौजूद था, इसका मुझे पता नहीं। तो हमने फिर उन कविताओं को अनुवाद किया। तो हमारी भाषा की जो संपदा है वो बहुत सीमित हो गई, और उससे कवियों को सिर्फ बोलियों में जाकर ही उससे, तो वो भी अच्छा है, तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन कुछ और भी करना है। कविता की ज्यामिति कैसी, यानी क्या उसमें कभी कभी अप्रत्याशित का रमणीय प्रकट होता है कि आप पढ़ रहे हो, यथायथ आपको एक ऐसी बात नजर आए जो सर्वथा अप्रत्याशित। अच्छी कविता वो है जो उसको लिखने वाले कवि को भी अचरज में डाल। मैं बहुत बार ये उदाहरण देता रहा हूँ। मिल्टन अंग्रेजी के महाकवि, बहुत पक्के आस्थावान ईसाई, उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट नाम की एक महान कविता लिखी है, और शुरू में कहा टू जस्टिफाई वेज ऑफ गॉड टू मैन। मैं ये कविता लिख रहा हूँ ताकि ईश्वर का मनुष्य के सामने बचाव कर सके। अब कविता लिखे जाने के बाद वो ईश्वर का बचाव तो कम है, वो शैतान का ईश्वर के बरक्स बचाव ज्यादा है। क्योंकि ईसाई होने के नाते मिल्टन कभी अपनी कल्पना में भी नहीं सोच सकते थे कि वैसी कविता लिखेंगे जिसमें शैतान अधिक आश्वस्तिकर विश्वसनीय चरित्र रखता है, और ईश्वर थोड़ा थोड़ा कमतर नजर आता है। लेकिन ये वही उदाहरण है जिसमें अप्रत्याशित होता है, और इसलिए उसे अचरज होता है। तो मैं ये हाँ ये मैं कैसे क्या कर गया। ये मैं भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग बहुत करते हैं कभी लोग। एज़रा पाउल ने जब वो कवियों को उपदेश देते थे, क्योंकि वो एज़रा पाउल स्वयं बहुत बड़े कवि तो थे, लेकिन उससे ज्यादा बड़े वो हितोपदेशक थे, तो उन्होंने कहा कि कवियों को विशेषणों और भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग यथासंभव नहीं करना चाहिए। ये काव्य विरोधी काम है। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि जीवन जगत में आपको फैसला देना, इसलिए आप
भाववाचक संज्ञाओं का भयानक उपयोग करते हैं। फिर दूसरा ये है कि हो सकता है आप बड़े विचारशील व्यक्ति हैं, हालांकि इसमें मुझे संदेह होता रहता है। हो सकता है आपने बहुत कुछ पढ़ा हो, हालांकि मुझे इसमें भी संदेह होता रहता है, क्योंकि इसका कोई मुझे उदाहरण नहीं मिलता। पर मान लिया कि आप विचारशील हैं, मान लिया कि आप बड़े अच्छे पाठक हैं, पर क्या आपकी वैचारिकता और आपकी संवेदना या आपकी जो इंद्रियता है उससे निकलती है या कि उस पर हावी? हमारे यहाँ इस पर बहुत बहस हुई है और अभी तक मेरी लाख कोशिश के बावजूद कोई मानने को तैयार नहीं होगा कि साहित्य भी विचार की एक विधा है। वरना हमारे यहाँ तो ऐसा माना जाता है जैसे विचार अन्यत्र ही संभव है, यानी वो दर्शन में और अध्यात्म में और विज्ञान में, जहाँ जहाँ जो भी विचार के अनुशासन माने जाते हैं, इतिहास में और अर्थशास्त्र में और मनोविज्ञान में, ये सब विचार के अनुशासन है। साहित्य तो विचार का वो हक ही नहीं है विचार करने। और मैं इस पर इसरार करता रहा हूँ, साहित्य भी आखिर मनुष्य के अस्तित्व, मानवीय नियति, मानवीय भविष्य, मानवीय व्यवस्थाओं, विडंबनाओं इत्यादि पर विचार करता है। ये साहित्य भी विचार की विधा है, लेकिन इसको मानने तो हम लाख कोशिश करने के बावजूद साहित्य को अन्यत्र विकसित हुए विचार का उपनिवेश ही बनाया। ये साहित्य की अपनी जो स्वायत्तता है, साहित्य का समाज से, भाषा से, इतिहास से, परंपरा से, इन सबसे सीधा संबंध है और उस संबंध को और प्रगाढ़ करने, सघन करने, गहरा करने में वो दूसरे वैचारिक अनुशासनों का भी सहारा ले सकता है। इसकी उसको स्वतंत्रता है, लेकिन वो खुद विचार करता है और उसकी विचार, उसका विचार उसकी संवेदना से फूटता है। और जहां वो संवेदना से नहीं निश्चित होता, वहां वो ऊपर लटकता रहता है, उसका कोई विशेष अर्थ नहीं बनता। फिर आत्ममंथन, आत्मप्रश्नता, ये शब्द जैनेन्द्र जी का आत्मप्रश्नता, इसका भी तो कुछ साक्ष्य कविता में होना चाहिए। कवि को किसने यह हक दिया है कि हर चीज पर वो अपने को भी तो टटोले, हर चीज की आलोचना करे, अपनी भी तो आलोचना करे। आत्ममंथन, ये आत्मप्रश्नता, ये आत्मालोचन कविता में अगर नहीं है तो वो कम कविता है। मैंने एक सूची बनाने की कोशिश कि मैंने कितने शब्दों का इस्तेमाल किया, पदों का, फिलहाल युवा कविता को समझने के लिए। वो बहुत लंबी है तो मैं नहीं कहूँगा पूरी, लेकिन कुछ बांगी। इंद्रिय व्यवस्था, संवेदनात्मक आधार, परंपरा और अनुभव की धारावाहिकता, तात्कालिकता, फिजूल खर्ची, आत्मविस्तार, घेराव का पूरा एहसास, एहसास और समझ की भुलावट, भाषा का काम चलाऊपन, कसाव और सुघरपन, बातूनीपन और बिंबधर्मिता, दिलचस्प असफलता, चालू मुहावरों की मुद्राएं, अतिव्याप्त कथन, नई दकियानूसियां, मरता थमता कभी कभार मुट्ठी तानता संसार, बड़बोलापन, तरलता और शांत मन उत्तेजना, प्रलाप शैली इत्यादि। मैंने इन कवियों की कविताओं से भी 70 कवियों का तो
निकालना मुश्किल था। उनमें से बहुत सारे ऐसे थे जिनमें से ऐसा प्रश्न कर ही नहीं सकता था, पर जिनके मैं निकाल पाया, जैसे अरुण यादव, दांत चियारे, डेलहवा पोखर, अकाल में कंकालों के बीच कोई शैरिल शर्मा, उपेक्षाओं के तंदुल, उर अंतर की केकई, इच्छाओं के चोर संदूक, जीने की चाह में लोग मरकर लौटे। अभिषेक कुमार गुप्ता, गुप्ता को उनको बनाना चाहिए कि अपना नाम गुप्त लिखो यार, गुप्ता क्यों लिखते हो, मिश्र लिखो, शुक्ल लिखो, ये सब अंग्रेजियां क्यों छा गई है। प्रदीप सिंह है कोई। अर्जी और पर्ची के इस नए दौर में कुशाग्र अद्वैत, उड़दकाल, शीर्षक लंबी करता है, उसमें है झूठ मेरे काम आओ, अंधेरे मेरे काम आओ, हताशा मेरे काम आओ, जो मांझती हो झूठे बासन वैसे मुझे मांगो। रवि कुमार यादव, पेड़ ही होते हैं गांव के असली मानचित्र। और ये तो आपने मेरी मातृभाषा पटुरी में भी रहते हुए भारत की तरफ जो आपने पीयूष तिवारी, काई प्राचीनतम नहीं थी, मगर उसका उगना एक प्राचीनतम घटना थी। पत्तियां धूप का कुनकुना गीत गाती, साक्षी योगी, हम जाएंगे नरक, बनाएंगे अपनी सत्ता वहीं पर। नरक जाने का ऐसा आत्मविश्वास, उसके सपनों की चिता की रात में सिकी हुई खाते गए रोटी। अमित जोशी, मंगल परिपाक आमाशय तुम गुप्पी हो, और जामुन की डाली लिपटी वेणी पर वो बौर वाली। अजय कुमार, क्या मुझसे भी कम है उसके पास? मेरी कविता में क्या देखते? दम है तो उसकी आंखों में देखो। मैं कहाँ हूं, घर में या जंगल में या किसी और के घर में? मुकेश कुमार, मैं दुख के कई दरवाजे लांघ कर आया, आपने दुख का जिक्र किया था। अगम मुरारी यादव, ये तो यादवों का लहेड़ा हो गया है ना। पहले सिंहों का लहेड़ा होता था। हम लोग जब 1957 में साहित्यकार सम्मेलन हुआ इलाहाबाद, मैं उसमें आया था, मेरी उम्र 17 वर्ष की थी, तो उसमें सिंहों का एक लहेड़ा आया यहाँ से, नामवर से, शिव प्रसाद सिंह, शंभुनाथ सिंह, विजय मोहन सिंह, काशीनाथ सिंह, गौरव भारती, मेरा वजूद पड़ा है श्मशान में टूटे बिखरे घड़े। ये जो फिल्म है, हमारे अनुष्ठान होता है, इसमें घड़ा तोड़ा जाता है ना, पानी लेके। उन्होंने गाया गीत और गीतों में बुना प्रतिपक्ष। कुलदीप आश्किरण, मां को धान की लवली नहीं आती। सुबोध
श्रीवास्तव रोजमर्रा के समय को न जाने किस गुल्लक में जमा किया जा रहा है। मैं मेरे हिस्से अपने हिस्से मैं मेरे हिस्से की पृथ्वी के झुकाव को ठीक करता हूं। इन दिनों लोगों के भीतर धूप और कोहरे एक साथ रहते हैं। धूप शिवांगी गोयल, धूप उनकी त्वचा का एक हिस्सा हो चुकी है। उनका राष्ट्रगान उनकी कविता की तरह आसान था। प्रेम में जब आया, सिर्फ प्रेम की तरह नहीं आया, राजनीति की तरह आया। सूरदास में है ना, वो राजनीति कर रहा है। मैं दुनिया की शुरुआत से पहले तुम्हारे गर्भ में मोहित नेगी, सुबह उठने पर वे फिर ढोएंगे अपने हिस्से का पहाड़। वगैरह वगैरह मैं सबको नहीं देता। एक अभिषेक अंबर उन्होंने गजलें लिखी। दरिया पहाड़ पेड़ हवा और तितलियां, दरिया पहाड़ पेड़ हवा और तितलियां करते हैं हमसे बात अगर गौर से सुनो। एक पत्ता नहीं हिला हिला पाया जो मैं कहता हूं, जो ये कहता है कितना हूं मैं। यही एक आत्मानुभूषक पंक्ति वहां नजर आती है। आकांक्षा मिश्र, एक कोई है अवकेश कुमार, नाम कभी आज मुझे समझ नहीं आया। अवकेश क्या होता है? अवक कोई शब्द होता है? अवकेश, अवक का प्रयोग किया जा सकता है। अच्छा, ठीक है, और हो सकता है। तो इस तरह से संधियां हो रही है ना कि उनका विच्छेद बड़ा मुश्किल है। लौकेश की तुलना लौकेश हमारा कविता की पंक्ति है, मेरे कहने में नहीं तुम्हारे सुनने में था अर्थ, तुम्हारे सुनने से था मैं। विधान गुंजन, घर में सालों से बसी हमारी महक नहीं ले जा पाते हम साथ, चाहकर भी नई जगत। आकांक्षा मिश्र, सपने जागते हैं मिट्टी से लिपटी हथेली में, जैसे पानी भरता है उनके जीवन जीने से, जैसे पानी भरना उनके जीवन जीने से ज्यादा जरूरी था। तो गोपन का ओपन तो हो ही गया। गोपन का ओपन तो हो ही गया। हाँ वो तो है। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन कविताओं को पढ़ने से जो बात मेरे ध्यान में आई, इसका कुछ तो नहीं चुका है। एक बात तो ये कि कुछ नई प्रयोगशीलता सामने आ रही है। जमदग्नि की कविताओं में भी वो है, कुछ औरों की कविताओं में, और कुछ एक बहुत नए किस्म के बिंब, यानी कविता में अभी तक जो व्यक्त जीवन है उससे इतर, उससे बेहतर जो जीवन है उसकी कुछ छवियां आ रही। तीसरा ये कि लेकिन इन कविताओं में अंतर्ध्वनियों का बहुत अभाव है। वो अंतर्ध्वनियां कैसे आएंगी, कैसे आना चाहिए, इसका कोई फॉर्मूला तो है नहीं, कोई बता नहीं सकता कि आप किसको याद करें किसको ना करें।
लेकिन आप याद कविता स्मृति का भी एक की विधा है, जैसे वो कल्पना की विधा है, जैसे वो विचार की विधा है, जैसे वो संवेदना की विधा है, वैसे ही वो स्मृति की भी विधा है। और याद करना हमारे समय में खास कर, जबकि याद करने से आपको रोकने के बहुत ज्यादा प्रयत्न हो रहे हैं, बल्कि आपको ये बताने की चेष्टा की जा रही है कि इसको याद न करो, उसको याद न करो जो हुआ था, उसको याद करो जो हुआ ही नहीं था। तो स्वतंत्रता संग्राम है, उसमें याद करो उनको जिन्होंने उसके लिए कुछ नहीं किया, एक बार जेल नहीं गए, एक बार कोई उत्सर्ग नहीं किया, याद करो कि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में। तो याद करना कविता का एक नैतिक काम करता है, जबकि आपको अपनी स्मृति से वंचित किया जा रहा है सुनियोजित अभियान के अंतर्गत लगभग, तब याद करना एक नैतिक काम है, एक नागरिक काम भी है। हमको ये समझ सकना चाहिए कि कविता इस समय जो भी परिस्थिति है, उस परिस्थिति में तीनों चारों चीजें एक साथ है। वो एक सौंदर्य विक्षेप भी है, सौंदर्य का हस्तक्षेप भी है। आपने करना चाहिए, लेकिन वो राजनीतिक भी, वो वैचारिक भी, वो नैतिक और नागरिक भी, वो सब एक साथ है। इतना बोझ कविता पर पहले शायद नहीं पड़ा। उन समयों में ऐसा संभव था कि आप मसलन छायावादियों को ही हैं, उन्होंने स्वतंत्रता के बारे में कोई खास कविताएं तो नहीं लिखी है, आपने थोड़ी बहुत लिखी है, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम में वो दूसरी तरह से शामिल थे। उस समय ये संभव था, एक तरह का बंटवारा था। माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, बालकृष्ण शर्मा, नवीन इत्यादि, ये राष्ट्रीयतावादी कवि कहे जाते थे और बाकी छायावादी कवि थे। लेकिन बाद में हम लोगों को ये समझ में आया कि असल में छायावाद भी तो अपने ढंग से स्वतंत्रता संग्राम लड़ रहा था, वो कल्पना में स्वतंत्रता संग्राम लड़ रहा था, कल्पना के लिए स्वतंत्रता संग्राम लड़ रहा था। लेकिन याद रखना और याद को लगातार बचाए रखना, ये कविता का इस समय नैतिक नागरिक कर्म है। जब सब झूठ बोल रहे हैं, अखबार भी, मीडिया भी, राजनेता भी, धर्म नेता भी, अभी मैंने देखा वो बेहुदा धर्म नेता उसके बड़े पोस्टर लगे, धीरेन्द्र कुमार शास्त्री, धीरेन्द्र कुमार शास्त्री, धीरेन्द्र कुमार शास्त्री नाम, नागेश्वर धाम। तो वो फिर एक झूठ का सच बोलना और सच पर अड़े रहना, इससे फर्क नहीं पड़ने वाला है कि आपके सच को दूसरों ने पहचाना कि नहीं पहचाना। दूसरी बात ये, आपको ये लगना चाहिए कि आप सच बोल पा रहे हैं। और कभी लोगों को इतना हुनर तो आता ही है कि वो ऐसे बोले कि उनको समझ में ना आए, जो भले सत्ताधारी हैं, मूर्ख हैं। सत्ताधारी आमतौर पर मूर्ख होते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं, इस समय कुछ ज्यादा ही मूर्ख है, ये सिर्फ नई बात है। इसलिए ये जरूरी है कि आप ऐसे सच बोलें, ऐसा कौशल, ये भी तो कम कौशल की बात है कि आप ऐसे बोलें जिससे लगे ना, उनको न पता चले पर औरों को जिनको पता चलना चाहिए कि आप सच बोल रहे हैं, उनको लगे कि हाँ ये कवि सच बोल रहा है। हमारे बारे में बाद में ये कहा जाना चाहिए, जब इतिहास में इस अमृतकाल में सारे लोग झूठ बोल रहे थे, लगभग सारे लोग झूठ बोल रहे थे, तब कम से कम कवि तो ऐसे थे जो सच बोलने की हिम्मत या हिमाकत कर रहे थे।